नाजरीन और दोस्तों को जावेद दानिश का आदाब। आवारगी विद दानिश के नए सेगमेंट मशाहिर की कहानी सफदर इमाम कादरी की ज़बानी और लेक्चर सीरीज फॉर सीकर्स में इसकी 5वीं किस्त पेश खिदमत है। यह हमारी खुशबख्ती है कि जश्न अलीगढ़ सदी के सिलसिले में प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी सर सैयद और उनके रफ़क़ा पर खुसूसी मकाला पेश कर रहे हैं। आज 5वीं किस्त में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पर बात होगी। 15 रोज़ा इस सीरीज़ को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अगर कोई सवालात हों तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सफदर भाई इसका कमेंट्स में जाकर जवाब देंगे। तो आइए सफदर साहब, अब माइक आपका है और हम शुरू करते हैं। आदाब। शुक्रिया जावेद दानिश साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वाक़तन या आवारगी विद दानिश का यह सेगमेंट इस एतबार से मेरे लिए नहायत सआदतमंदाना है कि इस बहाने हम सर सैयद अहमद ख़ान और उनके नामों और रफ़क़ा को याद कर रहे हैं। एक सिलसिले से याद इसलिए भी करना चाहिए कि यह वह लोग हैं जिन्होंने आज से 100 बरस और 150 बरस पहले हिंदुस्तान की नई तामीर व तश्कील और हमारे ज़हनी साँचे को बदलने के लिए कोशिशें की हैं। और इस मौके से सर सैयद के रफ़क़ा में हाली का मकाम सबको मालूम है। हाली उनके बायोग्राफ़र भी हैं और बायोग्राफी ऐसी हयात जावेद ऐसी किताब सामने आई जैसी कोई और सवान हयात न लिखी गई। तो हाली को हम याद करते हैं। जैसे ही सर सैयद का नाम आता है तो सर सैयद की जो शिबली के हवाले से मशहूर टर्म हमारे लिए हो चुका है कि मुदल्लल मद्दाही, तो दलील के साथ मदह खां हाली थे। यह अजीब हमारे लिए ये तारीख का हिस्सा है। मैं हाली के सिलसिले से चूँकि आज हाली का यौम वफ़ात है तो मेरी ख्वाहिश है कि हाली की खिदमात का जायज़ा तो लें, मगर इब्तिदा में उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ एनेक्डोट्स भी पेश करना चाहूँगा। कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे हालात जिसमें हाली की शख्सियत की तामीर व तश्कील हुई और हाली किस तौर पर हमारे सामने आए। इब्तिदा में मैं इस पहलू से गुफ्तगू करूँगा और फिर हाली के उस दिलपज़ीर उसलूब के बारे में बातचीत होगी जिसकी वजह से उर्दू नस्र और बिलखुसूस उर्दू में जो गैर अफ़सानवी नस्र है उसके मिसाली किरदार के तौर पर हाली हमारे सामने आते हैं। तो इब्तिदा में हाली के की शख्सियत के बारे में कुछ बातें शुरू करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हाली की सवानें यादगार हाली का ज़ाहिरी ढांचा बड़ा सादा है। ड्रामा अनारकली में इश्क, रक्स और मौत जैसे एक एक लफ्ज़ के उन्वानात से इम्तियाज़ अली ताज ने अबवाब बंदी करके एक सेहरकाराना उसूल का नफाज किया था। सालेह आबिद हुसैन ने उसी तरह सिर्फ 3 उन्वानात अतफी तरकीबों से कायम किए: नशोनुमा, आबो रंग और बरगोबार। 77 साल की जिंदगी और थोड़े से लफ्जों में सिमटे ये उन्वानात। हाली की जिंदगी में उन्हें बड़े बड़ों से साबका पड़ा: गालिब, शेफ्ता, सर सैयद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली, ज़काउल्लाह। लेकिन सालेहा ने इतने सादा लफ्ज़ों में अबवाब बंदी की है जिससे हमें यकीन आ जाता है कि उन्हें अपनी हुदूद का अंदाज़ा था और हयात जावेद की तरह से सर सैयद की ज़िंदगी के एक एक पल पर निगाह रखकर फहरिस्त को एक किताबचा बना देने का उन्हें काम नहीं करना था। किताब का नाम रखते हुए ही शायद उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया था कि उनके लिए मिसाली फॉर्मेट यादगार गालिब है, यानी सराहत के बजाय इजमाल को पेश नज़र रखा जाएगा।
लेकिन वहाँ आंखों देखी बातें थी और यहाँ सारी बातें सुनी और लिखी हुई थी। इस एतबार से फ़र्क तो आना ही चाहिए, लेकिन जब इन 3 उन्वानात की बलागत पर हमारी निगाह जाती है, तो हैरत होती है कि सालिहा ने किस तरह हयाते हाली के ऐसे उन्वानात मुतय्यन किए, जो वाक़ईतन हाली ही से मखसूस हो सकते थे। मोहम्मद हसन अस्करी ने हाली को भला मानुस ग़ज़लगो कहा था। उनकी लगातार शाये होने वाली उस तस्वीर का भी ज़िक्र किया, जिसमें उनके गले में मुस्तकिल तौर पर मफलर बंधा होता था। हाली की शख्सियत में इज़्तरार नहीं था। उनके मिजाज का इंज़बात और ठहराव ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि एलानिया तौर पर न वो राग व रंग के कायल हैं और न वो अपने कारनामों की बड़ाई पे मुसिर। हक तो यह है कि वो पूरी उम्र दूसरों को बड़ा कहते रहे और उनकी बड़ाई के असबाब एहतमाम के साथ पेश करते रहे। सर सैयद की वफ़ात के बाद भी उन्होंने जो मज़ामीन लिखे, उनके मुताले के वक्त ऐसा महसूस होता है कि अहद सर सैयद के तयशुदा बाकी मांदा कामों को वो अंजाम दे रहे हैं। गालिब की वफ़ात पर तो पहले ही कह चुके थे, शेर में ना तमाम है हाली, गज़ल उसकी बनाएगा अब कौन। अव्वल दिन से आखिरी दम तक हाली एक मजदूर की तरह काम करते रहे। मुलाजमत के फ़राइज़ के अलावा मुतालिया, तसनीफ़ व तालीफ़ और बहुत से मुतफ़र्रिक़ कामों को जो उन्होंने अपने ज़िम्मे ले रखे थे, सेहत और बीमारी, ताकत और कमज़ोरी, हर हालत में बड़ी पाबंदी और मेहनत से अंजाम देते थे। कोई किताब लिखने का इरादा होता तो पहले उसकी पूरी तैयारी करते, इसके लिए मसाला फराहम करने में अपनी जान लड़ाते। एक जगह लिखते हैं, अरबी का एक कौल है कि यह कोई नहीं देखता कि काम कितने दिनों में हुआ, अलबत्ता ये सब देखते हैं कि कैसा हुआ। उनका उसूल था कि जो काम किया जाए, पूरी तवज्जो और मेहनत के साथ किया जाए। अपने फ़राइज़ का इतना गहरा एहसास था कि उसने अपने ख़ानदान की कफ़ालत की खातिर उम्र अज़ीज़ के तकरीबन 30 साल मुख्तलिफ जगह की मुलाज़मतों में गुजारे। जो काम भी सुपुर्द हुआ, खा वो किसी दफ्तर की क्लर्की हो या किसी रईस के बच्चों की अतालीकी, तर्जुमों की इस्लाह हो या स्कूल की मुदर्रिसी, उसे पूरी तवज्जो, मेहनत और दयानत के साथ अंजाम दिया। सर सैयद की कोशिशों से हाली को रियासत हैदराबाद से वजीफा मिला ताकि वह यकसुई के साथ तसनीफ़ व तालीफ का काम कर सकें। हाली से जब वजीफा की रकम के बारे में सर सैयद ने दरियाफ्त किया तो कनात शार हाली ने 75 रुपए की वही रकम बताई जो उन्हें अरबिक स्कूल में मुदर्रिसी के सिलसिले से मिलती थी। वजीफा चूंकि तसनीफ़ व तालीफ के लिए दिया गया था, इसलिए हाली ने स्कूल की मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और पानीपत में बैठकर बाकी मांदा तसनीफी कामों में इस वजीफे के सहारे मुनहमिक रहे। शमशुल उलमा मौलाना शिबली का तकर्रुर मददगार मोतमिद उमूर मजहबी के ओहदे पर अजीज़ी गुलामुस सकलैन की तहरीर से मालूम करके बेइंतहा मुसर्रत हुई। अगर आप उनसे मिलें तो मेरी तरफ से सलाम न्याज के कह दीजिएगा कि अगरचे आपके इल्म फजल लियाकत के मुकाबले में यह ओहदा चंदा इम्तियाज नहीं रखता, मगर बहरहाल लाहौर की खिदमत से जिस पर मिस्टर आर्नल्ड आपको बुलाना चाहते थे, मेरे नज़दीक बहुत बेहतर है, खुसूसन इसलिए कि आपको तसनीफ़ व तालीफ का यहाँ ज़्यादा मौका मिलेगा और कौम को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। ये इक़्तिबास है मौलवी अब्दुल हक के नाम खत का। हाली को खताब मिला तो उन्हें बजाय खुशी के उलझन सी महसूस हुई। उस जमाने का दस्तूर था कि जिस शख्स को गवर्नमेंट खताब से सरफराज करती थी, उसे हर दरबार और दूसरी सरकारी तकरीबों में हाजिरी देनी और हुक्काम की पजीराई करनी पड़ती थी। हाली उन चीजों से घबराते थे। बकौल हाली, उर्दू पर कुदरत हासिल करने के लिए सिर्फ दिल्ली या लखनऊ की ज़बान का ततब्बो ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि अरबी और फ़ारसी में कम से कम
मुतवस्सित दर्जे की लियाकत और नेज हिंदी भाषा में फिल जुमला दस्तगाह हम पहुंचाई जाए। उर्दू जबान की बुनियाद जैसा कि मालूम है हिंदी भाषा पर रखी गई है। इसके तमाम अफ़ाल और तमाम हर्फ और गालिब हिस्सा असमा का हिंदी से माखूज है। बस उर्दू जबान का शायर जो हिंदी भाषा मुतलक नहीं जानता और महज अरबी फारसी के तान गाड़ी चलाता है, वह गोया अपनी गाड़ी बगैर पहियों के मंजिल मकसूद तक पहुंचानी चाहता है, और जो अरबी फारसी से नाबलद है और सिर्फ हिंदी भाषा या महज मादरी जबान के भरोसे पर इस बोझ का मुतहम्मिल होता है, एक ऐसी गाड़ी ठेलता है जिसमें बैल नहीं जोते गए हैं। हाल ही अलीगढ़ कॉलेज को अंग्रेज हुक्काम या चंद उमरा और रऊसा की मिल्कियत बना देने के मुखालिफ थे और उसे कौम की अमानत समझते थे, जिसकी बागडोर कौम के मुखलिस और काबिल लोगों के हाथों में होनी चाहिए। पानीपत में एक मर्तबा हाली किसी जगह से तांगे में बैठे गुजर रहे थे कि देखा एक भंगी का छोटा सा लड़का नाली में गिरा पड़ा है और कीचड़ और गंदगी में लथपथ पड़ा चिल्ला रहा है। आसपास बहुत से आदमी जमा खड़े देख रहे थे और राम राम कर रहे थे, मगर कोई उसे उठाता नहीं। मौलाना ने फौरन अपना तांगा ठहराया, पास गए और बड़ी आहिस्तगी से उसे नाली में से निकाला, अपने हाथ से उसके कपड़े उतारे और उसके माँ बाप का पता पूछकर खुद वहां पहुंचा आए। अक्सर बकरीद के मौके पर खानदान भर की लड़कियां बालियां मौलाना के यहाँ जमा होती। रात गए तक सबके हाथों पांव में मेहंदी लगती रहती। जब सबकी मेहंदी लग चुकती तो एक लड़की ऐसी रह जाती जिसका एक हाथ मेहंदी लगने और कपड़ा बांधे होने से बाकी रह जाता। कभी कभी ऐसा होता कि उस वक्त मौलाना हाली ऊपर अपने कमरे में अपनी चिलम भरने नीचे के घर में आ जाते और पूछते, भाई अब तक क्या हो रहा है? लड़कियां कहती, बाबा सबकी मेहंदी लग गई, बस इसका एक हाथ रह गया है। कहते, अच्छा लाओ हम लगा देंगे, और खुद लड़की के हाथ में मेहंदी लगाकर उस पर कपड़ा बांधकर खुश होते हुए वापस चले जाते। हरियाणा के हिसार में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में हाली मुलाजिम थे। उसी जमाने में गदर का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने उस मुसीबत की घड़ी में अपने अहले खानदान तक पहुंच जाना जरूरी समझा। सख्त मुश्किल हालात में पानीपत के लिए रवानगी अख्तियार की। वो एक घोड़ी पर सफर कर रहे थे, लेकिन डाकुओं ने रास्ते में मालो असबाब के साथ उस घोड़ी को भी लूट लिया। इसके बाद वो पैदल सफर करके किसी तरह पानीपत पहुंचे। रास्ते में बेइंतहा सऊबतें उठाई, जिनका उनकी सेहत पर नामवाफिक असर हुआ। इन अमराज के असरात उन पर जिंदगी भर रहे। बुजुर्गों के दबाव में हाली की महज 17 बरस की उम्र में शादी हो गई। हाली की तालीम अधूरी थी और शादी की वजह से रुकावट पैदा हो गई, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश ये थी कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लें। उनकी अहलिया साहबे सरवत खानदान से थीं और मैके गई हुई थीं। हाली ने चुप चोरी दिल्ली भागने का इरादा किया और किसी को बताए बगैर पैदल दिल्ली की तरफ निकल पड़े। रास्ते की मुसीबत कौन कहे और वाक़तन वो कितनी मुशक्क़तों में मुब्तला हुए होंगे, इसका महज अंदाज़ा किया जा सकता है। दिल्ली में हुसैन बख्श के मदरसे में दाखिल हुए, बहुत बार भूखे सोना पड़ा और तकिए की जगह सर के नीचे ईंट रखनी पड़ी। हजरात, ये हाली की जिंदगी पर एक उचटती हुई एक सरसरी नजर डालने की कोशिश की गई थी कि हाली कैसे थे, और आज उनका यौम वफात है तो हमें उनके औसाफ और उनकी जिंदगी के खास खास वह पहलू जो तरगीब पैदा करते हैं उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। इसी मकसद से उनकी जिंदगी के ये वाकयात इब्तदा में पेश किए गए। अब मैं असल मकाला हाली की नस्र के सिलसिले से पेश कर रहा हूं, और इस मकाले में यह मानने की कोशिश की गई है कि हाली उर्दू के की गैर अफसानवी नस्र के लिए हाली ने जो उसलूब गढ़ा वह सबसे मिसाली उसलूब है,
اور वैसा फिर किसी ने उस मेयार का या उस अंदाज का उसलूब नहीं पैदा किया। उर्दू शायरी के मुकाबले नस्र का सफर यूं भी देर से शुरू हुआ और 18वीं सदी के अवाखिर तक मुट्ठी भर दास्तानों और सूफिया कराम के चंद रसाइल के अलावा कोई खास इल्मी सरमाया हमें दस्तयाब नहीं होता, जबकि दक्कन से लेकर शिमाली हिंदुस्तान तक शेरो शायरी की जलवा सामानियां आम हैं और मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजही, नुसरती, वली दक्कनी के साथ शिमाली हिंदुस्तान में सौदा, दर्द, मीर नज़ीर, नज़ीर अकबराबादी और मीर हसन जैसे अजीम शुअरा की बदौलत हमारी शायरी अहदे ज़र्री में दाखिल हो चुकी है। नस्र नगारी के नमूनों में कलमतुल हक़ाइक़, सबरस, क़िस्सा महरफरोज दिलबर और नौ तर्ज मुरस्सा के साथ हमारी फहरिस्त मुख्तसर तर ही रहती है। इसमें भी खास तौर से मुल्ला वजही और अता हुसैन खां तहसीन ही नस्र नगार की हैसियत से इम्तियाजात हासिल करने में कामयाब होते हैं। बड़ी मुश्किल से दास्तानी नस्र 18वीं सदी के बाद एक करवट लेती है और नस्र नगारी की दूसरी शाखें अब पैदा हुआ चाहती हैं, जिसके लिए अव्वलन फोर्ट विलियम कॉलेज और सानियन अलीगढ़ तहरीक के अफराद ज़रख़े ज़मीन फराहम करते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके बाद हमारी नस्र बिलखुसूस गैर अफसानवी नस्र अपनी बूकलमूनी और रंगारंगी के साथ साथ बुलंदी हासिल करने में कामयाब हुई। उर्दू के गैर अफसानवी अदब की जड़ों की तलाश करें तो ये बात समझ में आती है कि उसके लिए दास्तान गोयों ने ही नर्म मिट्टी फराहम की होगी। सबरस तो बिलाशुबा अदबी नस्र का पहला नमूना है और बुनियादी तौर पर उसकी हैसियत तर्जुमे की है, लेकिन दास्तान गोयों को ज़िमनी हिकायात या तबलीगी गुफ्तगू का शौक़ बेपाया होता था। सबरस में ऐसे नसरी नविश्तजात भरे पड़े हैं जिन्हें अगर किताब से अलग करके मुलाहजा किया जाए तो इस बात के तस्लीम किए जाने की गुंजाइश पैदा होती है कि उर्दू की गैर अफसानवी नस्र के इब्तदाई रंग यहीं कायम हुए थे। जावेद विशिष्ट ने अपने मुताले में मुल्ला वजही को उर्दू इंशाइये का बावा आदम जिन तहरीरों की बुनियाद पर करार दिया है वह वाक़तन गैर अफसानवी नस्र के मुख्तसर नमूने हैं। मुल्ला वजही की दास्तान में गैर अफसानवी नस्र की शमूलियत से इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि फ़िक्शन और नॉन फिक्शन भले दो दुनियाओं की सैर बताए जाते हों, लेकिन अजीम मुसन्निफ़ीन के हाथों में ये कुछ ऐसा सलूक करते हैं जैसे दोनों की बुनियादें एक ही हों। सबरस के मुतअद्दद सफ़ात पढ़ते हुए हमें दास्तानों के ज़ेर साया एक गैर अफसानवी नस्र बिलखुसूस इल्मी नस्र पनपती हुई दिखाई देती है। दक्कन से वली की मार्फत शेर के उसूल तो 18वीं सदी के आगाज ही में शुमाली हिंदुस्तान तक पहुंच गए और हमारी जबान की शायरी थोड़ी ही मुद्दत में अहद ज़र्री में दाखिल हो जाती है, लेकिन सबरस की रिवायत को कौमी सतह पर फलने फूलने के मौके बहुत देर से हासिल हुए। 150 बरस तक तो दास्तानी सिलसिले का एक टिमटिमाता हुआ दिया मिलता है जो पहली बार फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार की शक्ल में रोशन दिखाई देता है। इस अरसे में अफसानवी अदब की एक भी ऐसी मुकम्मल तहरीर देखने को नहीं मिलती जिसे गैर अफसानवी अदब के साथ मिलजुल कर एक नए सिनफी उफ़क़ को कायम करने के लिए किसी ने खल्क़ किया हो। इस तौर पर 19वीं सदी के निस्फ तक नस्र नगारी दास्तानी तराजिम के दायरे से निकलकर एक अलहदा सांचा तैयार करने और कुछ नए जायके के साथ अदबी मुसल्लमात कायम करने की मुंतज़िर ही रह गई। सबरस के बाद 200 बरसों से भी ज्यादा वक्त लगा, तब जाकर खुतूत गालिब के सफ़ात में गैर अफसानवी नस्र का शुमाली हिंदुस्तान में पहला नमूना सामने आया, जिसे बजा तौर पर एक ऐसा नविश्ता कह सकते हैं जहां नस्र में सिनफी हदबंदियां टूट रही हैं। ये अच्छा हुआ कि दास्तान गो मुल्ला वजही ने जिस तरह अपने मतन में गैर दास्तानी नमूने खल्क करके हमें एक नई अदबी दुनिया से मुतारिफ कराया था, उर्दू के अजीम शायर और मकतूब निगार गालिब ने अपने मतन में पहली बार इस बात की गुंजाइश पैदा की कि कैसे गैर अफसानवी नस्र में अफसानवी दुनिया खल्क की जा सकती है।
दास्तान, नॉवेल, अफसाना और ड्रामा नवीसी का कौन सा जुज्व है जो गालिब ने अपने मकतूबात में शामिल होने से रहने दिया। इस एतबार से सबरस के बाद तख्लीकी बुकलमुनी का कोई दूसरा नसरी नमूना हमें देखना हो तो खुतूत गालिब के अलावा कोई दूसरी तहरीर बतौर मिसाल नजर नहीं आती। हालांकि इस दौरान 200 बरसों से ज्यादा का वक्त गुजर जाता है और शुअराए कराम का एक मजबूत सिलसिला देखने को मिलता है। उर्दू भी दक्कन के दायरे से निकलकर पूरे मुल्क में फैल चुकी है और कमोबेश मुल्क का इल्मी और तरसीली कारोबार इसी जबान में कामयाबी के साथ हो रहा है। सबरस और खतूत गालिब के बाद मुमकिन है फिर एक तवील सन्नाटा होता अगर अलीगढ़ तहरीक कायम न हुई होती या सर सैयद अहमद खां और उनके रफ़का या उस अहद के दीगर नस्रनगार एक नई दुनिया के ख्वाबों की तस्खीर के लिए हमारी नस्र की तरफ परवानावार न आते। गालिब की ये खुशनसीबी रही कि ये सब कुछ उनके जीते जी कायम होता चला गया और उनके बताए हुए रास्तों पर एक ऐसी नस्ल चलने के लिए कारबंद हुई जिसे हिंदुस्तान बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों की नशतुस्सानिया की जिम्मेदारी तफवीज हुई थी। सबरस और खतूत गालिब हमारी नस्लनगारी की बिलाशुबह एक जादुई दुनिया है जहां मुतालिया कुनिंदा के लिए आज़ादी है कि वह जिस इरादे से वहां पहुंचेगा वही खजीना उसे हाथ आएगा। ये दोनों ऐसे अदबी नमूने हैं जैसे लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा है, आप जिस आलम में उसे देखेंगे वैसा ही पाएंगे। सबरस को दास्तान कहिए, इंशाइया कहिए, इल्मी नसर का नमूना करार दीजिए या अफसानचों की दागबेल समझिए। खुतूत गालिब को बाहमी खैरियत और तबादले ख्यालात का जरिया तस्लीम करें या मकतूब नगारी का कोई नया आइन, मतलब नवीसी का मदार तलाश कीजिए या दास्तान, नॉवेल, अफसाना और ड्रामा नगारी के नमूनों के तौर पर इन पर गौर करें। इंशा और कवायद की मिसाल समझें या गालिब और गदर के सख्तर अहवाल की दस्तावेजी पेशकश। हर रंग में बहार का इस्बात चाहिए। हमें मालूम है कि सहरकारी से जिंदगी, समाज और शायद अदब का भी काम नहीं चल सकता। नए अहद के तकाजों में अब मंतकी शऊर और हकीकत की सख्त जमीन इस तरह रगो पै में पैवस्त हुए कि दास्तानी नस्र के बाद हमें एक जदीद नस्र दरकार थी 19वीं सदी में अपने रंगो रोगन मुतय्यन करे, जो 19वीं सदी में अपने रंगो रोगन मुतय्यन करे और आने वाले वक्त का वह मुस्तकिल अंदाज कायम कर दे जिसे सब आजमा सकें और जिसे तमाम वक्तों के लिए कारामद बन सके। यह ऐसा काम था जो इनफरादी कोशिशों से शायद ही अंजाम तक पहुंच सकता था। उर्दू की अदबी तारीख के इसी मोड़ पर अलीगढ़ तहरीक सामने आती है जिसने पूरी कौम को और इससे भी बढ़कर हमारी कौम के अदीबों और शायरों को कौमी ज़रूरतों के मुताबिक तसनीफ़ व तालीफ के लिए उकसाया। सर सैयद एक लायक कायद थे जिन्हें मालूम था कि हमें दूसरे तहरीकी कामों के साथ साथ इल्मी नमूने भी लाजमन पेश करने होंगे। सर सैयद ने बनफ्से नफीस अपनी तहरीरों से गोया गैर अफसानवी नस्र का दबिस्तां खोल दिया। तारीख नवीसी कैसी होनी चाहिए, तरतीब व तदवीन का काम किस अंदाज से किया जाए, तराजिम की क्या शान हो, सहाफत का रंग कैसा हो, मजमून नवीसी के आदाब क्या हैं, खुतबात किस अंदाज से तहरीर किए जाएं और पेश हों, सीरत नगारी का अंदाज कैसा होना चाहिए, यह सब काम तो तन्हा सर सैयद ने अंजाम दिए। सर सैयद सिर्फ मुसन्निफ होते तो इतने काम भी उन्हें तादीर याद रखे जाने के लिए काफी थे, लेकिन हकीकतन वह एक तहरीककार और हैरत अंगेज मुंतजिम भी थे। अलीगढ़ तहरीक को सिर्फ तसव्वुर में नहीं देखना चाहिए बल्कि वह नई जहन साजी का मकसद लेकर आगे बढ़े थे। उनके रफ़का में मकाला नवीस, नक्काद, सवाने नगार भी तैयार हुए। नावल नगार और अदबी मुअर्रिख, मुबस्सिर और तमसील नगार भी उभर कर सामने आए। उस अहद के लिखने वालों में नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ हुसैन हाली और शिबली में से अक्सर ने अपने ख़ास मैदान में सर सैयद से बड़ी लकीरें खींची और सर सैयद ने
उर्दू अदब के दामन को जिस कदर भी वसी करना चाहा था, उससे ज्यादा दूर तक ले जाने में ये सब कामयाब हुए। गौर करें तो सबरस और खुतूत गालिब से गैर अफसानवी नस्र के जो नमूने हमारी मुट्ठियों में आए थे, वह अहद सर सैयद में अलीगढ़ तहरीक के अजीम मकासिद के परों से उड़ते हुए सितारों की तरह जगमगाते दिखाई देते हैं। 19वीं सदी के अवाखिर की यह वह दुनिया है जब गैर अफसानवी नस्र अपना मुस्तकिल और बाएतबार रंग अख्तियार करती है। ठीक जैसे 20वीं सदी के आगाज में अफसानवी नस्र प्रेमचंद के कालिब में अपना मौजू तरीन उसलूब हासिल करके आलमगीरी कबूलियत का दावा पेश करती है। गैर अफसानवी नस्र लिखने वालों की एक कहकशां तो अलीगढ़ के जमाने में दिखाई देती है, लेकिन आखिर इसमें कौन है जिसे यह कहा जा सके कि उसके कांधों पर सवार होकर गैर अफसानवी नस्र बहुत करार के साथ आइंदा की सदियों का सफर करेगी। सर सैयद नजीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली, शिबली नोमानी, मेहदी अफादी, इनमें से हर लिखने वाला इस मकाम पर है कि जो कहा वो मोतबर और जैसा लिखा वही इंशा परदाजी का उसूल। मक्ते में सुखन गुस्तराना बात आ पड़ी है, अपने असलाफ के आफताबों को एक दूसरे से कैसे मुआजना किया जाए, कहीं आपगीनों को ठेस न लग जाए, कहीं अपनी अकीदत ही पे हर्फ ना आ जाए। सर सैयद का वक़ार, नज़ीर अहमद की तबीयत की रवानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लसानी तंतना और शिबली का रोबे इल्मी, इनसे हाली की सादगी का मुआजना करके देखिए। कमाल यह है कि हाली इन चारों के खास कदरदां और अकीदतमंद हैं। सर सैयद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली, ज़काउल्लाह वगैरह की तसनीफ़ात पर तबसरा करते हुए वह खुद उनकी अजमत के अकीदतमंदाना अंदाज में कायल हैं। गालिब के तो वो कद्र शनासे अव्वल हैं। तमाम तसनीफ़ात पलट कर देख लीजिए, अपने हमअसरों और बुजुर्गों को हमेशा उन्होंने अपने से अफजल करार दिया। अपने कामों के बारे में शायद ही कभी वह कोई दावा कर रहे हों। हमेशा उन्होंने लो प्रोफाइल कायम रखी। हमअसरों ने उन पर फप्तियां कसी, लेकिन उनके जवाब की जरूरत उन्हें न पड़ी और इस वजह से वो दूसरों की कदरदानी से दस्तबरदार न हुए। सिर्फ और सिर्फ अपनी तसनीफात व तालीफात पर मरकूज रहे और कोशिश की कि शैफ्ता, गालिब और सर सैयद की कुर्बत से उनकी जो जहन साजी हुई उसके 100% तहरीरी नताइज सामने आ सकें। बहुत ज्यादा तो नहीं लिखा, लेकिन नस्र और नज्म की मुतअद्दद असनाफ में थोड़े थोड़े नमूने कुछ इस अंदाज से पेश किए जैसे अपने उस्ताद की जबान में खामोशी से ये दावा कर रहे हों, देखें इस सेहरे से कह दे कोई बढ़कर सेहरा। गजल, नज्म, मुसद्दस, तवील नज्म, तनकीद, सवाने नगारी, इनमें से किस शोबे में हाली को उस अहद का अजीम नमूना खल्क करने वाला नहीं कहा जा सकता। हाली ने हर सिन्फ में ऐसी तहरीरें यादगार छोड़ी जिनकी बदौलत आने वाले दौर में हाली एक रहनुमा मुसन्निफ के तौर पर नजर आते हैं। हाली का सिर्फ यह कारनामा नहीं कि उन्होंने उर्दू नस्र में मुकद्दमे शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद जैसी अजीम तसनीफात यादगार छोड़ी। उनके मुआसरीन में कौन है जिसका दामन इससे खाली है। मुकद्दमे शेर व शायरी पर गुफ्तगू करते हुए मगरबी अदब के बारे में हाली के नुक्ता नज़र की धज्जियां उड़ा देने वाले नक्काद कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद पर एक नज़र लिखते हुए कहा, अदबी नुक्ता नज़र से अगर कोई चीज़ दायमी है तो वह शायरी नहीं, तनकीद भी नहीं, हाली की नस्र है। अगर ये किताब मुकद्दमे शेर व शायरी पढ़ी जाती है और पढ़ी जाएगी तो अपनी बेमिसल नस्र के लिए। कलीमुद्दीन अहमद ने जो बात मुकद्दमे शेर व शायरी के सिलसिले से कही, क्या ज़बान व उसलूब की बहस में हम हाली की नस्र की दूसरी किताबों के बारे में वो नतीजा अखज़ कर सकते हैं? यादगार गालिब,
हयात जावेद, मकालात हाली में से हर किताब उस अहद की नस्र का बेहतरीन नमूना है। सबकी जबान एक दूसरे से किसी खास सिलसिले ख्याल से मुत्तसिल हो जाती है और कमोबेश उस अहद के इज्तिमाई तसव्वुर के ऐन मुताबिक ढलने की कोशिश करती है। सर सैयद में रूखापन बचा रह गया। नजीर अहमद मुहावरात की चाशनी में उलझ जाते हैं। आजाद को इंशा परदाजी अजीज है और शिबली रूमान परवर फजा के बगैर कब कदम बढ़ाने वाले थे। सब ने उस अहद के इज्तिमाई जहन से मकदूर भर काम लिया, मगर सब अपने जाती उसलूबियाती मदार पर कायम रहने की जिद पर भी अड़े रहे। इनमें सिर्फ और सिर्फ हाली हैं जिन्होंने उस अहद के इज्तिमाई मिजाज और ज़रूरतों की बुनियाद पर एक ऐसा जहन व उसलूब तैयार किया जो 100% उस तहरीक की नुमाइंदगी करता है, और यह वही उसलूब है जो आने वाले वक्त में उर्दू नस्र का मीनारे नूर बन सकता है। इसलिए अलीगढ़ तहरीक से बरामद जहनी सतह पर जो सबसे मुस्तहकम उसलूबियाती सांचा हमारे सामने आता है वो हाली का बनाया हुआ है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हाली ने 1874 में मजालिसुन निसा लिखकर डिप्टी नजीर अहमद के काम ही को आगे बढ़ाया था, लेकिन हाली फिर नावल नगारी की तरफ न पलटे। शायरी और गैर अफसानवी नस्र की दुनिया उन्हें कुछ ऐसी भाई कि फिर वो वहां के मुस्तकिल बाशिंदा ही हो गए। हालांकि मुसद्दस हाली को बगौर पढ़ा जाए या हाली की बहुत सारी नज़मों का मुतालिया किया जाए तो इस बात का यकीन हो जाएगा कि हाली में किस्सा गोई की सलाहियत भी कम न थी। किस्से के वो पुरदर्द बनाना भी जानते थे, लेकिन वो बने थे हमारे गैर अफसानवी अदब की मिजाज साजी के लिए। उन्होंने अपनी तसानीफ से ऐसे अमली नमूने पेश किए जिनकी बुनियाद पर आइंदा अहद में नस्र का कोई भी सिनफी नमूना तैयार किया जा सकता था। यादगार गालिब और हयात जावेद को सवाने नगारी की दस्तावेज और मुकद्दमे शेर व शायरी या मकालात हाली को सिर्फ तनकीद की किताब समझें तो यह शदीद नाइंसाफी होगी और ऐसा महसूस होगा कि हमने अपने असलाफ के कारनामों से जी लगाकर वास्ता नहीं रखा। यह किताबें हमें इससे ज्यादा रोशनी बख्शती हैं। हाली की नस्र में एक तकमीलियत का एहसास होता है। उनके मकालात, खुतबात, मुकद्दमे शेर व शायरी के साथ सवानही किताबों का एक सरसरी मुतालिया हमें इस नतीजे तक पहुंचाता है कि वो अशिया को टुकड़ों में नहीं देखते, बल्कि किसी मुकम्मल हेवला के अलग नहीं किए जाने वाले अज्जा के तौर पर पहचानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली और ज़काउल्लाह जैसे मुमताज़ मुसन्निफीन की किताबों पर तबसरे के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि उनकी मजमूई हैसियत और मुकम्मल इल्मी व अदबी शख्सियत के बालों पर भी पूरे तौर पर रोशन हो सकें। इस अंदाज़े फ़िक्र ने उनके नसरी उसलूब में दायमियत और सलाबत पैदा की। यादगार गालिब की तसनीफ का मकसद क्या है और मुसन्निफ ने उसके लिए कौन सा दायरे कार मुतय्यन किया, इस मौजू से हाली ने जो वजाहत की है वो इस बात का सबूत है कि हाली काम के आगाज से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है की हदें तय कर लेते हैं। इसकी वजह से उनकी तहरीरें अपने मौजू पर दस्तावेजी हैसियत अख्तियार करती चली गईं। यादगार गालिब से मुतल्लिका इक़्तिबास मुलाहिज़ा हो। असल मकसूद इस किताब के लिखने से शायरी के उस अजीबो गरीब मलका का लोगों पर जाहिर करना है जो खुदा ताला ने मिर्ज़ा की फितरत में वदियत किया था और जो कभी नज़्म नस्र के पैराए में, कभी ज़राफ़त और बज़ला संजी के रूप में, कभी इश्कबाजी और रिंदे मशरबी के लिबास में और कभी तसव्वुफ़ और हुब्बे अहले बैत की सूरत में ज़हूर करता था। बस जो जिक्र इन चारों बातों से लाका नहीं रखता उसको किताब के मौजू से खारिज समझना चाहिए। यह यादगार गालिब के लिए मखसूस नहीं, हाली की तमाम सवाने उम्रियां इन्हीं उसूलों के तहत मुकम्मल हुई हैं। हकीकत तो यह है कि ये वह उसूल हैं जो सिनफे सवाने के लिए आज भी लायक इत्तिबा हैं। हर अच्छा सवाने नगार
इन्हीं हुदूद में रहकर दादे इल्म देता है। दायरे कार की वाज़े और तयशुदा हदें कायम करने के हुनर से ही हाली ने मुकद्दमे शेर व शायरी जैसी किताब मुकम्मल की। वहाँ भी डूज और डोंट्स की वाज़े लकीरें कायम की कर ली जाती हैं, जिसके सबब लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों के दिमाग में कोई शायबा नहीं रहता। मुसन्निफ और कारी के दरमियान की फिक्री वहदत से सिर्फ कबूल आम की कोपलें नहीं फूटती, बल्कि अदब आलिया के उसूल व जवाबित भी मुकम्मल होते हैं। इसीलिए हाली की बिलुमूम हर तसनीफ मकबूलियत के मामले में किसी भी दूसरे हमअसर से बढ़कर तस्लीम की गई। हाली का अहद तहजीबी घमासान का अहद है। एक पहलू से गौर करें तो जिंदगी खसो खाशाक में मिलती जा रही है, लेकिन दूसरा जाविया यह है कि नया सूरज तुलू हो रहा है। अलीगढ़ के रुकन होने के सबब हाली बदलती हुई नई दुनिया की तरफ रुख करते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत का तवाजुन उस एहसास ज़यां से रत्ती बराबर भी गुरेजा नहीं, जिसके सबब कौम में मुकम्मल पसपाई देखी जा रही है। यहाँ हाली के मिजाज का उमूमी सोज कारगर साबित हुआ और वो दोनों सूरतों को गहराई से समझने और उनका नहायत दर्दमंदी से तज्जिया करने की मुकम्मल अहलियत रखते हैं। मुसद्दस और हाली की नज़में तो उस रिक्कत और इंसानी सोच की मशहूर मिसालें हैं, लेकिन यादगार गालिब और हयात जावेद उसकी वह नसरी मिसालें हैं जिनको बिलुमूम इस तौर पर मुलाहजा नहीं किया जाता। ये आम सवा नहीं, किताबें नहीं, बल्कि हाली की कौमी दर्दमंदी का बरमला और बसराहत इजहार हैं। यादगार गालिब तो इसी एहसास और अंदाज के साथ कुछ इस तरह शुरू होती है। 13वीं सदी हिजरी में जबकि मुसलमानों का तनज़्ज़ुल दर्जे गायत को पहुंच चुका था और उनकी दौलत, इज्जत और हुकूमत के साथ इल्म फजल और कमालात भी रुखसत हो चुके थे, हुस्ने इत्तेफाक से दारुल खिलाफे दिल्ली में चंद अहले कमाल ऐसे जमा हो गए थे जिनकी सोहबतें और जलसे अहदे अकबरी व शाहजहानी की सोहबतों और जलसों की याद दिलाती थी। अगरचे जिस जमाने में कि पहली ही बार राकिम का दिल्ली जाना हुआ, इस बाग में पतझड़ शुरू हो गई थी। कुछ लोग दिल्ली से बाहर चले गए थे और कुछ दुनिया से रुखसत हो चुके थे, मगर जो बाकी थे और जिनके देखने का मुझको हमेशा फख्र रहेगा, वह भी ऐसे थे कि न सिर्फ दिल्ली से बल्कि हिंदुस्तान की खाक से फिर कोई वैसा उठता नजर नहीं आता, क्योंकि जिस सांचे में वो ढले थे वह सांचा बदल गया और जिस हवा में उन्होंने नशोनुमा पाई थी वो हवा पलट गई। हाली ने अपने अहद और माकबल अहद की नस्रनगारी पर गुफ्तगू करते हुए लाजमन जबान और उसलूब के उमूर ज़ेरे बहस रखे। उर्दू ही नहीं, फारसी नस्र व नज्म के असालीब पर भी उनकी निगाह थी, वरना वो सादी की नस्र के अनासिर तरकीबी को कैसे गौर व फिक्र का हिस्सा बना पाते। सर सैयद और गालिब के असालिब बयान के मुख्तलिफ पहलुओं से हाली न सिर्फ बाखबर हैं, बल्कि उसके लहजा बलहजा बदलते जावियों को भी गिरफ्त में लेना जरूरी समझते हैं। सर सैयद की नस्र एक किताब से दूसरी किताब या एक इशात से दूसरी इशात में किस अंदाज से तब्दील हुई और इस रद्दो बदल के असबाब व मुहर्रकात क्या रहे, हाली इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो एक मौजू तरीन उसलूब बयान की जुस्तजू में है और इसीलिए अपने असलाफ की ज़बान की क़दामत हस्बे ज़रूरत तब्दीलियों और फिर नए उसलूब बयान की तश्कील के मराहिल पर बसराहत गुफ्तगू करना ज़रूरी समझते हैं। इस सिलसिले से चंद इक़्तिबासात मुलाहजा हों। बाज़े स्टाइल ऐसे अछूते और शारे आम से बईद होते हैं और लोग उनका ततब्बो करने की दस्तरस अपने में नहीं पाते। बाज़े ऐसे सपाट और सीठे फीके होते हैं कि उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं होती। इसलिए दोनों किस्म के स्टाइलों का आम लिटरेचर पर कोई मोतदबे असर नहीं होता। जो लोग तसनीफ के दर्द से आगाह हैं
वह जानते हैं कि कलाम में लज्जत और मकबूलियत पैदा नहीं हो सकती जब तक उसके एक एक लफ्ज में मुसन्निफ के खूने जिगर की चाशनी न हो, और जिस कदर उसमें सफाई और घुलावट पाई जाए उसी कदर समझना चाहिए कि उसकी दुरुस्ती और काट छांट में ज्यादा देर लगी होगी। इन दोनों किताबों गुलसितां और बोस्तां में यह बात भी ताज्जुब अंगेज है कि बावजूद ये कि सनाए लफ्जी व मानवी इनमें कसरत से मौजूद हैं और तकरीबन निस्फ गुलसितां के फ़िक्रे मुसज्जा और मुकफ़ा हैं, वहीं हमा वह सादगी में ज़रबुल मिसाल हैं। फिलवाक़े ये शेख सादी के कमाले इंशा परदाजी की एक बहुत बड़ी दलील है। शेख की नस्र में मुसज्जा और मुरस्सा फ़िक्रे सादे फ़िक्रों में ऐसे मिले हुए हैं जैसे पश्मीने की शाल में रेशम के तार। नेचर के बयान में शेख का कलाम वाकई लासानी है। खुदा की सन्नत और हुकूमत के यानी नेचर के मुताल्लिक वह वही बातें बयान करता है जो सब जानते हैं, लेकिन यह किसी की ताकत नहीं कि उनको वैसे पाकीज़ा और दिलनशी बयान के साथ अदा कर सके। मालूम होता है कि गो के उस वक्त तबे सलीम के इक्तजा से खुद सर सैयद की तहरीर सीधी सादी थी, मगर सोसाइटी के असर से यकीनन सादी इबारत लिखने को वो हकारत की नज़र से देखते थे, मगर वो बहुत जल्द मुतनब्बे हुए। चुनांचे दूसरी मर्तबा अपने सीधे सादे नेचुरल स्टाइल में लिखकर शाये किया। सर सैयद में भी कुदरती काबिलियत पाई जाती थी कि हर मजमून पर लिख सकते थे और आम फहम अंदाज में अपने कुदरती अंदाज में लिख सकते थे। वह मुश्किल मजमून की खातिर अपनी आम सतह से नहीं हटते थे, बल्कि मजमून को आम सतह पर ले आते थे। उनके इस वस्फ से अदब को बड़ा फायदा पहुंचा। हमारे नज़दीक कलाम की सादगी का मेयार यह होना चाहिए कि ख्याल क्या ही बुलंद और दकीक हो, मगर पेचीदा और नाहमवार न हो। अल्फाज जहाँ तक मुमकिन हो तजावुज और रोज़मर्रा की बोलचाल के करीब हों। जिस कदर शेर की तरकीब मामूली बोलचाल से बईद होगी, उसी कदर सादगी के जोर से मुअत्तल समझी जाएगी। ये इक़्तिबासात सिर्फ इस बात का मजहर नहीं कि हाली अपने बुजुर्गों के नसरी असालीब के हुस्न क़ुब्ह को मौज़ूए गुफ्तगू बना रहे हैं। यह एक इब्तदाई काम था जहां उन्हें अपनी अदबी रिवायत का जायज़ा लेना था, लेकिन हकीकी बात तो यह है कि वह उर्दू नस्र बिलखुसूस गैर अफसानवी नस्र का वह उसलूब बयान तलाश करना चाहते हैं जो उनके अहद की ज़रूरतों के मुताबिक तो हो, लेकिन मुस्तक़बिल आशना भी हो। कहना चाहिए कि वो अपनी ज़बान के लिए एक मिसाली नस्र की तलाश में सरगर्दा हैं और उसकी तामीर व तश्कील के असबाब व इल्ल पर इर्तकाज़ के साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं। सादी, गालिब, सर सैयद, मकालात में शिबली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद सबके नसरी असालीब का जायज़ा लेकर वो एक जहाने दीगर की जुस्तजू में मुब्तला रहे कि उर्दू का कौन सा नसरी उसलूब सबसे ज़्यादा मौजू है। हाल ही के उसलूब बयान के सिलसिले से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने एक पुरलुत्फ बात उनके तस्वुर उसलूब के ज़िम्न में यूं कही है। हाल ही का मिसाली उसलूब बयान उनका अपना उसलूब बयान है जिसमें सर सैयद की सादगी और हाल ही के हुस्न बयान का लुत्फ़ इज्तिमा है। हाली ने सादी और सर सैयद का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ मकामात पर उसलूब बयान के तसव्वुरात पर भी संजीदगी से तवज्जो की है। हाली के यहाँ तनकीद से लेकर सवाने तक सर सैयद के असर से नेचर की रट बहुत है, लेकिन जब इस लफ्ज़ की उनकी तशरीह पर गौर करते हैं तो ये पता चलता है कि हाँ, हाली कुछ अलग ही बात कहते हैं। हाली सादगी, बेसाख्तगी और मतलब नगारी के अनासिर के सहारे जिस नई नस्र को फरोग देना चाहते थे, उसकी हकीकी पहचान उस गैर शख्सी रंग में सामने आती है जहां वो गैर अफसानवी नस्र बिलखुसूस सवाने नगारी के लाजवाल नमूने तैयार करते हैं। गालिब और सर सैयद के बयान में उनकी अपनी शमूलियत आटे में नमक की तरह है, हालांकि दोनों से उनके जो देरीना ताल्लुकात कायम रहे
اس کی تفصیل پیش کرنے کے مرحلے میں وہ اپنا ذکر بصراحت کر سکتے تھے۔ حالی کی نثر منطق کے سہارے تو چلتی ہی ہے، اور یہ درست کہ استدلال کی صفت غالب اور سر سید دونوں سے انہیں حاصل ہوئی تھی، اور اسے اپنے ہر لفظ میں انہوں نے پیوست کیا۔ کسی بڑی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں خانہ بندی کر کے سمجھا جائے، اس کا انہوں نے خاص انداز وضع کیا۔ کوشش یہ کی کہ عقلی شواہد میں جذباتیت کی ایک آنچ بھی نہ آنے پائے۔ شبلی اور آزاد اس سے بچ نہیں پاتے تھے۔ حالی نے نشانہ ہمیشہ بڑا رکھا۔ تنقید یا سوانے یا تبصرے کی ورق گردانی کر لیجئے، خطبات یا خطوط کے صفحات پلٹ لیجئے، کبھی ذہن میں کسی چھوٹے خیال کو نہ آنے دیا۔ وسیع المقاصد دائرہ کار سے گریزاں نہ ہوئے۔ نذیر احمد کی طرح نہ وہ عجلت پسند واقع ہوئے اور نہ تیز رفتاری کے وہ خوگر ہوئے۔ سید کی طرح جدت کے لیے تیزی سے بھاگنے دوڑنے کا انداز انہوں نے نہیں اپنایا۔ آب حیات نرنگ خیال کے قدرداں تو ہیں، لیکن حالی نے زبان کی ان کے جیسی رواں دواں فصل اگانے کی کوشش نہیں کی۔ شبلی کی طرح ہی مشرقی جاہو جلال کی اہمیت تو وہ سمجھتے تھے، لیکن خود کو اس راستے کا مسافر نہ بنایا۔ اپنے عہد میں بڑے بڑے انشا پردازوں کا جلوہ دیکھا، لیکن اپنی نثر کو ایک لہجے کے لیے بھی اسی طور پر آزمانے کی ضرورت ان کی مجبوری نہ بنی۔ حالی نے اردو میں غیر افسانوی نثر کا منشور تیار کیا۔ اس میں ایسے عناصر ترکیبی شامل کیے جو عقل و شعور اور منطق و استدلال کے ساتھ تو چلیں، لیکن اس میں نئے نئے تصورات اور تخیل کے لیے ساری گنجائشیں موجود ہوں۔ قصہ درد تو پیش کرنا ہی ہے، لیکن قومی تشکیل نو کے سب گل بوٹے اس میں جڑے ہوئے موجود ہوں۔ اس میں آزمائے ہوئے ادبی اور علمی اطوار تو شامل ہوں ہی، لیکن نسل نو کی زبان اور شعور سے یہ خالی نہ ہو۔ حالی ماضی اور حال سے بڑھ کر مستقبل کو نگاہ میں رکھتے ہیں، اس لیے غیر افسانوی نثر لکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا اسلوب وضع کیا جس میں موجود اصناف تو شامل ہیں ہی، لیکن ایسی صنف یا صنفیں جو آنے والی نسلوں کی ضرورت بنیں گی، اس کی زبان کی مزاج دانی بھی ان کے یہاں موجود ہے۔ حالی کے ذہن کی متانت، سنجیدگی، قرار، ٹھہراؤ اور سب سے بڑھ کر توازن ایسے اوصاف ہیں جن سے انہوں نے ایک ایسا نثری اسلوب وضع کیا جو کسی بھی موضوع کو خود میں سمیٹ کر لے چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس عہد کے دوسرے نثر نگاروں کے یہاں زبان کی سطح میں اتھل پتھل بہت رہتی ہے، لیکن حالی کی سب سے ضخیم کتاب حیات جاوید کا ایک ایک صفحہ پڑھ جائیے، ایک جیسے سلسلہ خیال اور قرار واقعی سے ہمارا سامنا ہوگا۔ اردو ادب کے طالب علم کی حیثیت سے حالی کے کارناموں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ حیرت ہوتی ہے کہ ایسا ہنرور دوسرا کون ہے۔ سوانح نگار، نقاد، مسدس نگار، شخصی مرثیہ گو، جدید نظم نگار، پرانی اور نئی دونوں غزل کا ماہر، بہترین مقالہ نویس، یعنی ہر شعبے میں حالی اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ان کا مد مقابل کوئی دوسرا نہیں۔ سر سید کے بعد جو دوسرا نیا زمانہ حالی کے سامنے آنے والا تھا، اس کا بہترین نباز حالی کے علاوہ کون ہے؟ ابوالکلام آزاد، پریم چند، اکبر الہ آبادی اور اقبال، ان میں سے وہ کون ہے جس کی ادبی تربیت حالی کی تحریروں نے نہ کی ہو؟ قومی جذبے کے نئے تناظر میں پیوستگی سر سید کے راستے پر چل کر ممکن نہیں تھی۔ حالی نے سر سید سے روشنی لے کر ہی صحیح، لیکن قومی زندگی میں ایک نیا سویرا دیکھا تھا۔ اسی راستے پر ان کے بعد والوں نے چل کر ایسی کامیابیاں حاصل کی جن کا ابھی تک ٹھیک طریقے سے اعتراف بھی نہیں کیا گیا ہے۔ حالی کی تنقیدی نثر پر کلیم الدین احمد بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ غیر افسانوی نثر کا حالی نے وہ مثالی اسلوب وضع کیا جس کا کوئی دوسرا نمونہ ہماری تاریخ نے آج تک پیش نہیں کیا۔ محمد حسین آزاد اس عہد کے سب سے بڑے انشا پرداز ہیں۔
ان کے شاہکار آب حیات میں بھی زبان کبھی کبھی لڑکھڑاتی ہے یا ایک لمحے کے لیے بلند و پست کا ذائقہ فراہم کر جاتی ہے، لیکن یات جاوید یا یادگار غالب کے صفحات پلٹتے جائیے، ایک بہتی ہوئی ندی کا سلسلہ ہے جو پہاڑوں سے اتر چکی ہے اور جسے آخر کار سمندر تک جانا ہے۔ اس میں بے قراری اور اتھل پتھل آنے سے کہیں زمین کا جگر خوں نہ ہو جائے، ایک ہموار اور غیر اضطراری کیفیت میں پورا متن مکمل ہوا ہے۔ اردو میں صاحب طرز اور ہنرور تو بہت آئے، لیکن کسی کے پاس حالی جیسی متوازن شخصیت نہ تھی۔ حالی کی سوانح عمریاں ہوں یا تنقید، مکاتیب یا مقالات، ہر جگہ لہجے میں قرار اور ہمواری کی ایسی صفات حاصل ہوتی ہیں جن کے بغیر غیر افسانوی اور خاص طور پر کاروباری نثر نہیں لکھی جا سکتی۔ حالی عہد ساز شاعر اور تنقید کے بنیاد گزار یا سوانح نگاری کا معمار اول تو ہیں، لیکن ان کا شاید سب سے بڑا کارنامہ یہی تسلیم کیا جائے گا کہ اپنے بعد کی نثر نگاری، بالخصوص غیر افسانوی نثر کے، وہ ایک ایسے بانی ہیں جس پر 100 برس گزرنے کے باوجود وقت کی نہ گرد پڑی اور نہ ہی کسی کو ایسی ضرورت درپیش ہوئی کہ حالی سے وہ الگ راستہ اختیار کر کے زندگی اور ادب کا کوئی نیا پیمانہ مرتب کرے۔ شکریہ۔ حضرات، اس بہت بہت شکریہ صفدر بھائی، اس بیش قیمت بلکہ بیش بہا مقالے کے لیے حضرت صفدر امام قادری صاحب کا شکریہ۔ تکلف برطرف، تمام کرم فرماؤں سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل آوارگی ود دانش کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، تبھی ایسے پروگرام کا زندہ رہنا ممکن ہے۔ اور صفدر صاحب کے جتنے پچھلے پروگرامز ہیں، یعنی 5 اس سیریز کے 5 بہت ہی امپورٹنٹ لیکچرز تمام کے تمام یوٹیوب چینل پر سیو ہیں، وہاں بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ حضرات، کچھ دوست ہمارے سوالات بھی کر رہے ہیں، تو وہ سوالات آپ ان سے وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں اور صفدر بھائی اس کا جواب بھی دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم رخصت کی اجازت چاہیں، ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں دوستوں، عزیزوں، شاگردوں کو سال نو 2021 مبارک۔ خدا کرے کہ یہ 2021 سارے عالم کے لیے امن، صحت اور سکون لے کر آئے۔ اور مشاہیر کی کہانی صفدر امام قادری کی زبانی کی 6ٹی قسط سوموار 4 جنوری 2021 مولانا محمد علی جوہر پر ہوگی۔ فیضیاب ہونے میں تکلف نہ کیجیے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آوارگی ود دانش کا اگلا سیگمنٹ 2 جنوری 2021 اس دن ہمارے خاص مہمان ہندوستانی کلاسیکل گلوکار غلام حسن خاں ہوں گے۔ سرشار ہونے کے لیے ضرور شریک ہوں۔ ایک بار پھر صفدر امام قادری صاحب کا صمیم قلب سے شکریہ۔ دوستوں، آپ سبوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ خوش باش۔ شکریہ سب کا۔
اطلاع دینے کے مخالف تھے اور اسے